बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यासिर महमूद। आज के न्यू लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के न्यू लेक्चर के अंदर हम डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम सीखेंगे। इस लेक्चर पर डिस्कस करने से पहले हम पिछले लेक्चर पर ओवरव्यू ले लेते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम पढ़ा, फिर एग्जाम्पल की मदद से उनको समझा। 3 हमने एग्जाम्पल ली और 2 स्टेप सीखे कि नंबर ऑफ स्टेप्स अगर ज़्यादा हों तो स्पेस कम हो तब क्या हो सकता है, या अगर नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो और स्पेस ज़्यादा हो तो तब किसी भी प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बारे में सीखेंगे। इसके अंदर हम बयान करने से पहले मैं आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि एक स्टोरी होती है और एक फिल्म होती है। स्टोरी क्या होती है? हम स्टोरी को देख के फिल्म बनाते हैं और जो फिल्म हम देखते हैं वो इंटरेस्टिंग हो जाती है और हमें ये एक व्यूल होती है फिल्म, और इससे आसानी से हर चीज़ और हर बात याद रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ जो फ्लो चार्ट है एल्गोरिथम से आसान होता है और इजीली हम समझ सकते हैं। जो एल्गोरिथम होता है वो रिटन फॉर्म में होता है और नेचुरल लैंग्वेज यानी इंग्लिश में होता है, तो हमें उस स्टेप्स को समझने के लिए कुछ काम दरकार होता है और हमें कुछ ना कुछ इसके लिए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। इस लिहाज से फ्लो चार्ट एल्गोरिथम से ज़्यादा इजी है और इसको अंडरस्टैंड करना भी आसान है। चलते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ कि दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। फर्स्ट, अगर हम देखें तो फ्लो चार्ट का एडवांटेज क्या है? इट इज़ ईजी टू ड्रा, यानी कि इसको ड्रा करना बनाना आसान होता है। नंबर 2 पे ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान है। पहले भी मैंने लेक्चर में बताया कि इस तस्वीर को जब हम देखते हैं तो हम कुछ ना कुछ वहाँ से एरर कोई भी चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। तस्वीर हमें ये बताती है कि इसमें क्या क्या दर्ज है। जैसे मैंने मैथ की ज्योमेट्री का वहाँ पे हवाला दिया था कि जब हम ज्योमेट्री की फिगर बनाते हैं देन वहाँ पे वो स्टेप हम लिख लेते हैं और हमें अंडरस्टैंड हो जाता है। नंबर 3, ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स। जब हम पिक्चर को देखते हैं, फ्लो चार्ट को देखते हैं, तो उस प्रॉब्लम के अंदर से जो भी एरर होते हैं जल्दी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तलाश कर लेते हैं, जांच लेते हैं। नेक्स्ट 4 में इजी टू ऑब्जर्व फ्लो आउट स्टेप्स अनदर। इससे मुराद ये है फ्लो चार्ट के अंदर जो हम एरो लगाते हैं उसकी डायरेक्शन हमें जल्दी पता लग जाता है। हमें दाएं जाना है कि बाएं जाना है, ट्रू की तरफ जाना है कि फॉल्स की तरफ जाना है, तो इजी टू फ्लो कर देते हैं। और अगले नेक्स्ट हम डिसएडवांटेज की तरफ चलें तो नंबर 1 में मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रा पिक्चर। फायदा तो है इसका, लेकिन एक ड्रॉबैक्स भी है कि इसका नुकसान भी है कि इसको बनाने के लिए टाइम ज्यादा रिक्वायर होता है क्योंकि ये सारे का सारा ड्राइंग पर मुश्तमिल होता है। दूसरा पॉइंट, मॉडिफाई फ्लो चार्ट इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। इसको रद्दोबदल करना, तब्दील करना, चेंज करना हर दफा आसान नहीं होता। जब आपने उसको बना लिया, कोई फिगर बना ली, उसको उसके हर पार्ट्स को बड़ी एहतियात के साथ मॉडिफाई किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई फिगर बना ली है तो उसको चेंज करने के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ लॉजिक्स होगी और कुछ ना कुछ वहाँ पे करना पड़ेगा आपको। नंबर 4 पे इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ओवर एरोज टू शो फ्लो एनी डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एडवांटेज के अल्टरनेट देखा जाए तो हमें ये बताता है कि अगर वो प्रॉब्लम लार्ज हो, बड़ा प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए फ्लो चार्ट काम के लिए नहीं बेहतर नहीं हो सकता। यानी कि बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट बेस्ट नहीं है, इसके लिए एल्गोरिथम ही सूटेबल होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम एल्गोरिथम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ। जब हम देखते हैं कि नंबर 1 पे एडवांटेज देखें एल्गोरिथम का, वो क्या है? ईजी टू राइट स्टेप बाय स्टेप। इसको लिखना, मैंने आपको पहले भी स्टोरी और फिल्म की बात बताई थी कि हम जब भी स्टोरी लिखते हैं तो उसी से मूवी क्रिएट कर लेते हैं। और एक एग्जाम्पल मैथ की भी दी थी, जब हम ज्योमेट्री देखते हैं तो उसके स्टेप लिख लेते हैं। कि जो एल्गोरिथम है ये स्टेप बाय स्टेप लिखना इजी होता है, यानी हर मेथड जो वहाँ पे एक्सप्लेन किया फिगर की शक्ल में उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, यानी कि इंग्लिश के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। नंबर 2 पे एल्गोरिथम इजी टू अंडरस्टैंड। इसको समझना भी आसान होता है क्योंकि हमने वहाँ पे सारे के सारे स्टेप सीखे थे कि स्टार्ट लिया, इनपुट लिया, सेट की वैल्यूज, फिर गो टू, इफ एल्स, फिर हमने आउटपुट ली, फिर हमने स्टॉप किया। वहाँ पे सारे स्टेप बड़े आसान तरीके के साथ वहाँ सीखे। नंबर 3 पे टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम इज हेल्पफुल। कि मैंने पहले भी बात की थी कि एल्गोरिथम फ्लो चार्ट की निस्बत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेरी
यूजफुल होता है, ये बहुत फायदेमंद है बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने। अगर इसके डिसएडवांटेज की तरफ देखें तो नंबर 1 पे मॉडिफाइंग इज नॉट वेरी इजी इन एवरी टाइम। एल्गोरिथम भी फ्लो चार्ट की तरह कि इसमें भी दो बदल करना मुश्किल होता है, क्योंकि तस्वीरी शक्ल में तो नजर आ जाती है चीज, लेकिन एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है कि फलान चीज कब लिखनी है, कैसे करनी है, कैसे प्रोसेस करनी है। देन दूसरा इसका अगर देखें, शोइंग द स्टेप द अदर इज नॉट वेरी इजी। अगले स्टेप को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है कि भाई इसको जल्दी से एक्सप्लेन करके नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट फर्दर हम कोई और प्रोसेस कर सकें, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। नंबर 3 पे आइडेंटिफाइड द एरर इज वेरी डिफिकल्ट थ्रू एल्गोरिथम। जब हम गो टू में जाते हैं तो इसके अंदर हमें एरर को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, और ना हम इसमें कुछ ज्यादा पेचीदगी की तरफ जाएं तो और ज्यादा प्रॉब्लम को हम डिफिकल्ट होते हुए फेस करेंगे। इस दोनों डिफरेंस के दरमियान बात करते हुए हम थोड़ा सा एक और ओवरव्यू ले लेते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में, कि प्रॉब्लम के अंदर दो और चीजें भी डिस्कस की जाती हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। पहले बात करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को, प्रॉब्लम सॉल्वर को हम कोई चीज थमाते हैं, उसको देते हैं, तो सबसे पहले वो वैल्यूज को देखता है, क्या जो मैंने वैल्यू पुट की हैं क्या वो दुरुस्त है, यानी कि वो वेरिफिकेशन करता है कि कोई मैं डाटा दिया है 2+1, क्या उसने डाटा वही पुट किया है। अगर उसने वही पुट किया है तो ये वेरिफिकेशन दुरुस्त है, और अगर नहीं भी किया और हमें वो एरर देता है तो देन फिर भी वेरिफिकेशन होगी। तो ये चेक करने के लिए क्या वो हमने उसको जो डाटा दिया है वो डाटा दुरुस्त है, ये वेरिफिकेशन कहलाता है। देन फर्दर इसको चेक करने के लिए कि भाई ये चीज वैलिड है कि नहीं है, इसका आंसर सही है, करेक्टनेस चेक करने के लिए वैलिडेशन की जाती है, यानी कि वैलिड है कि नहीं, दुरुस्त है कि नहीं। हम पूरा सवाल मैथ में सॉल्व कर लें और मेथड भी अप्लाई कर लें, उसका आंसर सही ना निकले तो हम फिर उसको देखते हैं पूरे स्टेप बाय स्टेप कि भाई ये वैलिड था कि नहीं, ये फार्मूला वैलिड था कि नहीं, क्या ये रूल वैलिड था कि नहीं। इस किताब के अंदर एक एग्जाम्पल बयान की है, टीचर कुछ नंबर ऐड करने को देता है, कभी एंटर करो, नंबर 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, क्यों कहता है कि इन नंबर को लो और असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखो। जो एल्गोरिथम है उसके अंदर हम जब रखते हैं तो वो रख देता है। वो वेरिफिकेशन की जाती है सबसे पहले कि भाई चेक किया जाए ये तरतीब दुरुस्त है, अगर ये तरतीब दुरुस्त है, वेरिफिकेशन इज क्लियर। फिर उसके बाद वैलिडेशन चेक की जाती है, क्या ये जो तरतीब मैंने कही थी उसी तरह प्रोग्राम काम कर रहा है। अगर ये दुरुस्त नहीं तो वैलिड नहीं आए। तो जो इसका जो डाटा है हम टेस्ट डाटा से लेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि टेस्ट डाटा क्या होता है और इसके फीचर्स क्या है। तो इसको टेस्ट डाटा से हम जब लेते हैं तो इसके अंदर रखते हैं तो एल्गोरिथम ये हमें बता देता है कि हम इसके अंदर क्या करने लगे हैं। और एक आपको पहले भी बात कर रहा हूं कि सबसे पहले वेरिफिकेशन होगी, फिर वैलिडेशन होगी। सेम इसी तरह एग्जांपल लेंगे, 2+ अगर 3 करूं तो उसका आंसर 5 आए, तो मैं ये चेक करूंगा क्या ये वैलिड है, 5 जिस तरह मैंने कहा है उस तरह ही कर रहा है, क्या इसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और डिजिट्स जो मैंने बयान किए हैं वही कर रहा है। अगर मैं कोई वैल्यू दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसको सम करो, तो वो ऐड करके कुछ और जवाब दे देता है। ये जवाब देता है जिस मेथड से मैंने कहा है उस मेथड से नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये इनवैलिड होगा। तो ये था जो आज का सारा लेक्चर कि वेरिफिकेशन क्या है और वैलिडेशन क्या है और किस तरह इसको काम में लाया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।